जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे महान योद्धा की जिन्होंने एक जिंदा शेर का जबड़ा अपने हाथों से चीर दिया था, फाड़ दिया था। वो इतने साहसी थे। कहते हैं कि जब उनका अंतिम समय में एक मुगल शासक ने उनकी दोनों आंखें गर्म सलाखों से निकाल दी थी और अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने उस मुगल शासक को अपने शब्दवेदी बाणों से मार गिराया था। होने के तो भारत में अनेकों वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। उनकी वीर गाथाएं, उनकी चर्चे भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखे हुए हैं। हम आज ऐसे ही एक महान योद्धा की बातें कर रहे हैं जो दिल्ली के शासक पर मुगल शासनकाल से पहले लास्ट महान हिंदू शासक थे। हम बात कर रहे हैं भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की। उनका जन्म 1 जून 1966 को गुजरात के पाटन में हुआ था और उनके पिता का नाम श्री सोमेश्वर चौहान था और माँ का नाम श्रीमती कर्पूरवा देवी था। बहुत एक रईस घर में उनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि जब इनका जन्म हुआ था तभी भविष्यकर्ताओं ने और इनके जो ऋषि गुरु थे उन्होंने बोल दिया था कि ये बच्चा भारत का एक महान राजा बनेगा और इसके शासनकाल में या ये पृथ्वी के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज करेगा। उसी चीज़ को देखते हुए इनका नाम पृथ्वीराज चौहान पड़ा था। इनकी जो पहली शिक्षाएं थी, बचपन की शिक्षाएं, वहीं इनके इसमें हुई संस्कृत विद्यापीठ में, और इनका शब्दवेदी बाण चलाने की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा इन्होंने अपने गुरु श्री राम से बताते हैं कि इतने निडर और साहसी थे। 10-11 साल की इनकी उम्र रही होगी। इतिहासकार बताते हैं कि जब एक जंगल से गुजर रहे थे तो ये बिल्कुल निहत्थे थे, इनके पास कुछ नहीं था, तो जंगल से एक शेर आ गया था। इन्होंने अपनी निडरता से, अपने साहसपन से उस शेर को अकेले ही मार गिराया था, शेर का जबड़ा चीर दिया था। इतने साहसी थे। जैसे जैसे बड़े होते गए इनके साहस के चर्चे, इनकी चर्चाएं देश विदेश तक फैलने लगी थी। मात्र 11 साल की उम्र में इनके पिता का देहांत हो गया था। जब ये 11 साल के थे तो पूरा कहते उत्तरदायित्व इनके ऊपर आ गया और उन्होंने बखूबी उस उत्तरदायित्व को निभाया। बहुत अच्छे से इन्होंने राजपाट संभाला और अच्छे शासक बने, अच्छे राजा बने। जैसे जैसे बड़े होते गए उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और सभी युद्धों पर मोस्टली इन्होंने विजय प्राप्त करी। जैसे इनकी चर्चाएं होती रहीं, इनके साहसपन का बातें होती थी, तो उस समय बताते हैं कि वो राजा जयचंद की लड़की थी संयुक्ता, उनके कानों में भी ये बातें पहुंची, तो इन्हें देखने की, इन्हें चाहने की एक इच्छा हुई। तो उस समय कहते हैं कि वो पत्र चलते थे, लेटर, तो उन्होंने पत्रों के माध्यम से उन तक अपनी बातें पहुंचाई। कहते हैं कि फिर इनका प्यार हुआ दोनों तरफ से और इन्होंने शादी के लिए राजकुमारी संयुक्ता को मनाया, बोला, दोनों की रजामंदी हुई और ये बात इन्होंने राजकुमारी से शादी के लिए जैसे रखी, तो ये बात राजकुमारी संयुक्ता के पिता राजा जयचंद को पता चली। वो इस शादी के बिल्कुल विरोध में थे। वो नहीं चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान से संयुक्ता की शादी हो, क्योंकि वो एक बड़े क्रूर, घमंडी और अलग टाइप के राजा थे, राजा जयचंद। वो चाहते थे कि उनका पूरा कब्जा, पूरा उनका अपनी एक हुकूमत पूरे उसमें चले। तो उस पर्पज से इन्होंने रानी जो राजकुमारी संयुक्ता थी उनके लिए एक अश्वमेध युद्ध का प्रायोजन किया। वो उसका मतलब मेन पर्पज यही था कि पूरा राज इनके अंडर में आ जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान को ये बात पता चली, उन्होंने इसका विरोध किया। इससे जो राजा जयचंद थे और भी ज़्यादा चिढ़ गए। फिर शादी के विरोध में थे ही अपनी बेटी और पृथ्वीराज चौहान के लिए, तो उन्होंने जैसे स्वयंवर, पहले स्वयंवर हुआ करते थे, बेटी के लिए स्वयंवर का प्रायोजन किया और उस स्वयंवर में
पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। देश विदेश से सभी राजाएं आए, बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया गया और पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए, उनकी बेइज्जती करने के लिए कहते हैं कि द्वार पर जैसे द्वारपाल होते हैं उनकी जगह एक मूर्ति को लगा दिया, उस पर मुखौटा इनका राजा का, पृथ्वीराज चौहान का पहना दिया गया। अब ये बात कहते हैं कि राजा पृथ्वीराज चौहान को पता चली, वो राजा जयचंद्र की पूरी चालाकी को भाप गए। उन्होंने फिर मनी को बड़ी चालाकी से अपनी एक योजना बनाई और उसको उन्होंने लिखकर रानी सयुता के पास भेजा। अब जैसे स्वयंवर हुआ करते थे तो सबको पता है कि एक वो प्रथा होती थी, रानी जिसके भी गले में माला डालती थी राजकुमारी या रानी उसी की हो जाती थी। अब जिस दिन स्वयंवर उनका रचा गया था, जिस दिन स्वयंवर था, तो वो जिस दिन स्वयंवर था सब वो वन बाई वन सबके पास गई, सारे राजाओं को उन्होंने देखा वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो किसी भी राजा के गले में वो माला न डालते हुए उन्होंने देखा कि वहाँ मूर्ति है। और किसकी मूर्ति थी वो? पृथ्वीराज चौहान की। नहीं, जाके उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के गले में, वो मूर्ति के गले में माला डाल दी। अब सबको बड़ा ही अपमान हुआ, बड़ी एक होते हैं ना कि गुस्सा भी आएगा, भाई मूर्ति, हम इतने अच्छे अच्छे राजा महाराजा बैठे हैं और एक मूर्ति के गले में इन्होंने माला डाल दी है। मूर्ति के पीछे एक उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ था। पृथ्वीराज चौहान बाहर निकल के आए और रानी सयुता को उठा लिया, नहीं, और सभी योद्धाओं को वहां से ललकारते ही युद्ध के लिए रानी को उठा के वहां से चले गए और गंधर्व विभाग से किया। तो इस चीज से भी सभी राजाएं पृथ्वीराज चौहान के विरोध में हो गए थे और स्पेशल राजा जयचंद, नहीं, वो उसकी इसी कहते ना इस चीज से वो इतना चिढ़ा था, इतना गद्दारपना उसने किया था राजा के साथ में, पृथ्वीराज के साथ में, कि उनको इनकी मौत कहते ना इसी गद्दारी की वजह से हुई थी। जब लास्ट समय में जो राजा जयचंद था वो मोहम्मद गौरी से मिल जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लेते हैं। अब वो तब से ही पृथ्वीराज चौहान से बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगा था, नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तो रानी सयुता को लेकर दिल्ली पहुंच गए थे और अपना शासन काल चलाने लगे, बहुत दूर दूर तक अपना शासन फैला दिया था और बहुत सारे युद्ध वो करते रहे और जीतते रहे। नहीं, एक होते कि फिर लास्ट में कि तरायन का युद्ध बहुत फेमस युद्ध था। उन्होंने मोहम्मद गौरी को बताते हैं पृथ्वीराज ने कम 17 बार, कई किताबों में इनको 21 बार भी लिखा गया है, चंद्रवई जी ने जो किताब लिखी है उसमें 21 बार बोला गया है कि 21 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजय किया था, हराया था। हराया भी क्या था, वो युद्ध छोड़ के भाग जाता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के पास अच्छी खासी सैन्य बल था, नहीं, सेना थे, हाथी थे, पूरा सामान था, तो वो छोड़ के भाग जाता था। तो 21 बार या 17 बार, अलग अलग किताबों में इनका अलग अलग वर्णन है, तो उसको गौरी को हराया था। अब कहते हैं कि अगर 22वीं बार भी जब पृथ्वीराज चौहान पे उल्टा आक्रमण करता है और उसमें मिले रहता है कौन? राजा जयचंद। राजा जयचंद उससे हाथ मिला लेता है मोहम्मद गौरी से, उनको नीचा दिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए उससे मिल जाता है और उनको कहते नहीं कि पहले तो दिखाता है कि पृथ्वीराज चौहान मैं तेरे साथ हूँ, अपनी फौज और ये सब कुछ, बट होता है इसका उल्टा, वो मिला रहता है राजा उससे, मोहम्मद गौरी से। अब धोखे से राजा पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लेते हैं और बंधक बना के पृथ्वीराज चौहान और एक उनका परम मित्र था चंद्रवई, कवि चंद्रवई, वो उनका पृथ्वीराज चौहान का बचपन का दोस्त था, उनके साथ रहता था और उनके राज में भी वो एक कवि थे। तो उन दोनों को बंधक बना के अफगानिस्तान ले जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत टॉर्चर करते थे, क्योंकि एक तो मन में एक ही खुंदस थी कि भाई इतनी बार मैं इस बंदे से हार चुका हूँ, अब किस तरह इसको परेशान किया जाए, नहीं, तो उनको बहुत प्रताड़नाएं दी जाती थी। बताते हैं एक बार कोई बात हो रही थी तो वो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से आंखें नीचे करने को बोलता है कि नजरें झुकाओ, नजरें नीचे करके बात करो,
तो पृथ्वीराज कहाँ झुकने वाले थे, क्योंकि भारत के योद्धा ऐसे ही नहीं झुकते हैं किसी के सामने, नहीं। तो उन्होंने आंखें नीची नहीं करी। इससे गुस्सा होकर मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों से बोला कि इसकी आंखें निकाल दो। तो गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल देते हैं, नहीं। और भी पता नहीं किस तरह कितनी बुरी तरीक़ा से उनको प्रताड़नाएं दी जाती हैं। लास्ट समय में उनको मारने के लिए धमकी या प्लानिंग जो होती है कर ली जाती है। तो बोलते हैं ना कि लास्ट समय में भी तुम्हारी क्या इच्छा है, जैसे कि पूछा जाता है। तो राजा चंद्रवई, जो कवि चंद्रवई थे राजा के फ्रेंड, उन्होंने बोला कि ये बाण चलाने में, शब्दवेदी बाण चलाने की बहुत इनको अच्छी वो है, लास्ट समय में इन पर बाण चलवाया जाए। तो मोहम्मद गौरी हंसने लगा कि कहाँ ये अंधा बाण चलाएगा, नहीं। और उन्होंने वो शब्दवेदी बाण चलाने की विद्या सीखी हुई थी, जिसमें आवाज़ से ही हम पहचान लेते हैं कि भाई बंदा कहाँ खड़ा है, कितनी दूर है, और सामने वाले पे वार कर देते हैं। अब वो मजाक मजाक में उन्होंने बोला कि वह कहाँ चलाएगा, उसकी प्रतियोगिता के लिए मान जाता है और उनकी प्रतियोगिता होती है बाण चलाने की, नहीं। तो इसमें उनके जो चंद्रवई थे वो एक दोहा के माध्यम से उनको समझाते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि भाई समझना और उस पर बाण चलाना कि वो है कहाँ, नहीं। संस्कृत में एक दोहा लिखा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। कि इतनी दूर वो बैठा हुआ है, इतना फासला है, इस तरह से तुम बाण चलाओ। वो उनके शब्दों अनुसार जो उन्होंने सुने और इस तरीके से बाण चलाया कि वो वहाँ बैठा हुआ मोहम्मद गौरी मार गिराया। नहीं बताते हैं उनकी छाती में ऐसे बाण लगाया कि वो वहाँ से उन्होंने मार गिराया। और ये फिर एक बाण उन्होंने चंद्रवई ने राजा के पृथ्वीराज के हाथ में पकड़ाया और एक खुद लिया, और एक दूसरे पर वार करके दोनों मर गए। दुश्मन के हाथ ना मरे, इससे अच्छा खुद ही एक दूसरे के हाथों मारे गए। ये बात जब रानी सविता को पता चलती है तो वो जौहर कर लेती हैं। बताते हैं कि जौहर हमारे देश की कोई प्रथा नहीं थी, बाकी मुगलों से बचने के लिए या सामने वाले उससे बचने के लिए वो खुद आत्महत्या कर लेती थी। अब देखो कितने गद्दार हमारे देश में शुरू से ही पैदा हुए हैं, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो या कोई अन्य महान योद्धा, सब मारे गए अपने ही लोगों की वजह से, अपने ही गद्दार लोगों की वजह से। कोई ऐसे लोगों को माफ करेगा? कभी नहीं।